हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम सभी सीसैट की क्लास को सॉल्व करेंगे जो आपके यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए इंपॉर्टेंट है। हालांकि इसके लिए मैं जीएस पेपर 1 के टेस्ट पेपर भी आपको करा रहा हूं ढे आईएएस के, जिसमें ऑलरेडी 12 टेस्ट पेपर हो चुके हैं। कल आपको टेस्ट नंबर 13 मिल जाएगा और इसके साथ हमने सीसैट की भी क्लासेस कराई है 1-2 दिन के अल्टरनेट गैप पर, जिसमें टेस्ट पेपर 2013 का किया, 2012 का किया और आज हम लोग करेंगे सीसैट का पेपर 2014। और इसमें मैंने पहले भी बताया 2012 और 13 के पेपर में कि हमारा किन सेक्शन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। जैसे कम्युनिकेशन पे रहेगा, इंटरपर्सनल स्किल पे रहेगा, रीजनिंग पे रहेगा, डिसीजन मेकिंग पे रहेगा, हिंदी के पैराग्राफ्स पे रहेगा। इन सभी पे हमारा ज़्यादा फोकस रहेगा। और किन पर फोकस नहीं रहेगा तो आपकी मैथमेटिक्स के प्रश्न में यहाँ सॉल्व नहीं करने और इंग्लिश के पैराग्राफ को हमें यहाँ सॉल्व नहीं करना। इंग्लिश का सॉल्व नहीं करने के पीछे एक रीज़न मैंने बार बार बताया कि मेरे इंग्लिश में हाथ थोड़े तंग हैं। यानी मुझे अपने लेवल की तो इंग्लिश आती है कि मैं अपने आप सॉल्व कर सकता हूं, परंतु समझाने या पढ़ाने के लेवल की इंग्लिश नहीं आती है। तो मैं ज़बरदस्ती जो है कि आपको झूठा जो है कि पढ़ाऊँ, गलत पढ़ाऊँ, वो जस्टिफाई नहीं होगा। और मैथ की बात रही तो मैथ यहाँ अगर मैं पढ़ाने बैठ गया तो सीसैट की क्लास 2 घंटे भी जा सकती है। इसीलिए मैथ की आप लोग अलग से स्टडी करते रहिए यूट्यूब पे। जो मेन चीज़ आप सीखना है, जो यूट्यूब पे कोई नहीं पढ़ा रहा है ठीक से, कि कम्युनिकेशन कैसे करना है, इंटरपर्सनल स्किल के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, कथन कारक को कैसे सॉल्व करना है, या फिर लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, इसे कैसे सॉल्व करना है, पैराग्राफ्स में जो हिंदी आ रही है उसका हम कैसे आंसर निकालें, क्या उसमें हम अपने एनालिसिस करें। तो इन सभी चीज़ों को आज आप यहाँ पे सीख के जाएंगे। तो 2012 और 13 का पेपर जरूर देख लेना, प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है यूपी पीसीएस पीवाईक्यूज के नाम से। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इसकी पीडीएफ वीडियो के नीचे दिए गए टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और साथ ही साथ चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे, लेकिन क्वेश्चन देखने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है जो मैं हमेशा से बताते आ रहा हूँ कि हमें पढ़ना है कम्युनिकेशन की स्किल और इंटरपर्सनल स्किल। स्किल मतलब होता है आपका कौशल, कि आप किसी भी काम को करने के लिए या किसी भी वार्तालाप को करने के लिए किस प्रकार की तकनीक का प्रयोग करते हो, यानी किस प्रकार से अपने बातों को रखते हो, प्रेजेंट करते हो, यही आपका स्किल हो गया। लेकिन अगर इंटर और इसके साथ एक वर्ड आता है इंट्रा, मैं हमेशा बता रहा हूं, दोनों पेपर में मैंने बताया, जो पुराने स्टूडेंट होंगे उनको पता चल चुका होगा, जो नए हैं उनको भी जानना जरूरी है। एक वर्ड होता है दोस्तों इंटर, ठीक है, इंटरपर्सनल। जब हम किसी दूसरे व्यक्ति या समूह या समाज के लोगों से वार्तालाप करते हैं, संवाद करते हैं, तो उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल स्किल। लेकिन जब एक दूसरा वर्ड आता है इंट्रा, INTRA, इसका मतलब है कि जब हम अपनी अंतरात्मा से बात करते हैं, अपने से खुद से बात करते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर खुद से बात करते हैं कि हमारा इंटरव्यू कैसा जाएगा, हमारी तैयारी कैसी चल रही है। कई बार होता है ना, हम अपने आप से ही बात करने लग जाते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अरे पागल हो गए हो क्या, खुद से क्या बात कर रहे हो। तो वो पागल नहीं होते, वो अपनी कमियों पे एनालिसिस करते हैं खुद से बात करके, कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, वहाँ दोस्तों के बीच में आपको इससे ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, माता पिता से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। कई बार होता है हम लोग कोने में बैठ के अपने से ही बात करते रहते हैं, तो इसे कहते हैं इंट्रापर्सनल स्किल। तो यहाँ पर हमें जो पढ़ना है वो इंटरपर्सनल स्किल पे ज़्यादा फोकस करके पढ़ना है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब यूपी पीसीएस को सेलेक्ट हो जाएंगे, एसडीएम बनेंगे या फिर आप जो है कि डिप्टी एसपी बनेंगे, जेलर बनेंगे, बहुत सारे जो है कि पोस्ट होती है, तो कहीं ना कहीं आप समाज के उन लोगों से वार्तालाप करोगे जो समाज को आप सेवा देंगे, चाहे उसमें महिला वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो, या फिर कोई भी और वर्ग होगा, वंचित वर्ग होगा या संपन्न वर्ग होगा, उनके साथ आपके वार्तालाप करने के तरीके क्या हैं। कहीं आप अभद्रता के साथ तो बात नहीं कर रहे, उनका अपमान तो नहीं कर रहे हो। ये सारे इसके लिए ही आपके टेस्ट किए जाते हैं सीसैट के पेपर से, फिर मेंस में एथिक्स के पेपर में भी इन सब चीज़ों को देखा जाता है। तो यही हमारी इंपॉर्टेंस है, इंटरपर्सनल स्किल इसलिए पढ़ा जाता है। तो चलिए अब देख लेते हैं हम यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर। अब जैसे एक कमेंट आई थी मेरे पास, चाहे डिस्कशन ग्रुप में होगी चाहे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मुझे याद नहीं है, लेकिन उनका ये रिक्वेस्ट था कि सर जब कथन कारक के प्रश्न आप कराते हैं तो वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कर दीजिए। जबकि मैंने सभी में किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया है, लेकिन कुछ एस्पिरेंट है जिनको नहीं समझ में आया, तो मैं उन्हें दोबारा इस चीज़ को और बेहतर तरीके से समझाना चाहूँगा। हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ आप कोई भी कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है, चाहे आपकी जो भी क्वेरीज हो, फीडबैक हो या फिर कोई क्रिटिक्स हो, जो भी हो बताइएगा। पहला प्रश्न आपका कथन और कारण। देखो कथन कारण में क्या होता है दोस्तों, हमें दोनों स्टेटमेंट के बीच में एक संबंध ढूंढना पड़ता है कि किसी वजह से हम किस परिणाम तक पहुंच रहे हैं, अर्थात हमें कारण के बाद हमें परिणाम भी देखना पड़ता है। जैसे अगर हम कथन की बात कर लेते हैं कि अंतरवैयक्तिक व्यवहार अधिकांशतः आंतरिक आवश्यकताओं द्वारा प्रेरित होते हैं। अब अंतरवैयक्तिक का मतलब क्या हो गया, जब आप अपने से अलग हटके किसी व्यक्ति से बात करें, चाहे वो आपकी माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, पति हो, पत्नी हो, दोस्त हो, या समाज के अन्य लोग हो, चाहे गुरु हो, चाहे शिक्षक हो, कोई भी हो,
अगर आप उनसे कोई वार्तालाप कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी एक आंतरिक आवश्यकता भी है। आवश्यकता क्या है? अगर आप माता से बात कर रहे हो, हालांकि आपको लगेगा कि सर ये बहुत एक्सट्रीम वर्ड आप यूज कर रहे हो, आपने रिश्तों को क्या किया, सेल्फिश बना दिया। लेकिन यहां सेल्फिश वाली बात को आप मत ध्यान रखो। आप किसी से भी कोई बात कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपकी कोई जरूरत होगी, उसी जरूरत के लिए तो आप उससे बात कर रहे हो। ठीक है, अब यहां पे देखो इमोशनल नहीं होना है, एग्जाम में इमोशनल होकर आंसर नहीं देना होता, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पे। आपकी अगर मान लो कोई जरूरत है कि मुझे ऑटो से एक जगह से दूसरी जगह जाना है, तो आप ऑटो वाले ड्राइवर से बोलते हो ना कि भैया मुझे यहाँ छोड़ दो, या भैया मुझे यहाँ छोड़ दो, ये रेट ले लो। होटल में खाना खाने जाते हो, रेस्टोरेंट में, तो वहां पे भी क्या करते हो, आप पेमेंट करते हो, उनसे पूछते हो आपकी आवश्यकता क्या है, भूख मिट जाए, आपकी आवश्यकता क्या है, आप अपने गंतव्य स्थान पे चले जाओ। ठीक है, अपनी माता से बात करते हो, पिताजी से, तो आपको लगता है कि भाई माता पिता मेरी केयर करें, मुझे वात्सल्य प्रेम दे, सहानुभूति दे। तो हम कहीं ना कहीं अपनी आवश्यकताओं से ही प्रेरित होते हैं। कोई भी काम आप देख लो, अगर आप हमारे YouTube चैनल को भी देख रहे हो, इस क्लास को भी देख रहे हो, तो आपकी आवश्यकता यह है कि सर की क्लास के माध्यम से हम इंटरपर्सनल स्किल के लेक्चर को जरा अच्छे से समझ ले, जो और YouTube चैनल पे नहीं समझ में आ रहा है, और हमारा प्रीलिम्स में सीसेट का पेपर ना रुके। तो ये आवश्यकता है जिस वजह से आप ग्लैंस एकेडमी पे आए। हालांकि मैं यहाँ पे एटीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको समझना इंपॉर्टेंट है। और इसी वजह से आप कारण देखोगे कि लोग एक दूसरे से भी व्यवहार आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, अगर आप एक दूसरे से अगर व्यवहार नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ाओगे संबंधों को, आगे कैसे रिश्तों को लेकर चलोगे। और इसी वजह से क्या होता है कि हम नए नए लोगों से जुड़ते जाते हैं, नए नए लोगों से संबंध स्थापित करते जाते हैं, नए नए लोगों से हम वार्तालाप करते जाते हैं, और अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट लिस्ट को बढ़ाते जाते हैं दोस्तों। नए नए दोस्तों के नंबर, इंस्टा आईडी, व्हाट्सएप नंबर सेव करते जाते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि आपका ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। यानी कथन क्या हो गया, एक तरीके से आपको एक जजमेंट दे दिया, एक स्टेटमेंट दे दिया। अब इसे चेक करना आपका काम होता है कारण के माध्यम से। तो बिल्कुल सही बात है। अब यहां पे देखो, जो भी व्याख्या है, व्याख्या पे फोकस मत करना, क्योंकि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस और साथ ही साथ जो नॉलेज है और जो एग्जाम का ट्रेंड है उसके हिसाब से आपको समझा रहा हूं। तो ये मत उम्मीद करना सर आप व्याख्या नहीं पढ़ रहे हो, व्याख्या में उतना नहीं लिखा जितना मैंने आपको अभी बता दिया। अब यहां पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अवाचिक संप्रेषण सहायक का उदाहरण है? अवाचिक का मतलब क्या होता है, पहले तो यही समझ लो। हर एक प्रश्न का अगर अर्थ समझ में आ गया ना, तो कम्युनिकेशन इतना आसान है दोस्तों कि आपको रटना नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट क्या होते हैं, रट के जाते हैं कि ये फला फला, जबकि यहाँ पे प्रश्न का आंसर आपको प्रश्न में ही छिपा हुआ होता है। बस उस प्रश्न की भाषा समझ में आ जाए या उस प्रश्न के शब्दों का अर्थ निकाल लो। अवाचिक का मतलब क्या होता है, आप हिंदी पढ़ ही रहे होगे। वाचिक मतलब क्या होता है दोस्तों, बोलना। और अगर मैं अ लगा दूं तो यानी बिना बोले संप्रेषण, अर्थात कहीं ना कहीं इशारों के माध्यम से होगा। ये इशारे सकारात्मक होने चाहिए, निगेटिव नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं संकेत के माध्यम से समझोगे। अब जैसे जो गूंगे लोग होते हैं या जो बहरे लोग होते हैं, जिनको मूक बधिर कहते हैं, दिव्यांग कहते हैं, वो कैसे अपने हाथों के इशारों से जो है कि अपनी बातों को कम्युनिकेट करते हैं, तो वो क्या हो गया, अवाचिक हो गया। यहां पे इंग्लिश में देखोगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यानी बॉडी के गेस्चर से पता चलता है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, मूक बधिर है या बूढ़ा व्यक्ति जो नहीं बोल पा रहा है या लाचार है, उसने आपके सामने एक हाथ ऐसे फैलाया, दूसरे हाथ को उस हाथ से उठाते हुए मुंह तक लेके जा रहा है और बार बार इस तरीके की क्रिया कर रहा है। इससे आप समझ गए कि यार इस व्यक्ति को भूख लगी है, इसे खाना चाहिए। उसने अवाचिक संप्रेषण आपसे कर लिया। तो यहां पे वही पूछ रहा है, आई कॉन्टैक्ट, येलिंग मतलब चिल्लाना, ममलिंग मतलब बुदबुदाना, और जॉर्गन मतलब शब्द जाल। तो देखो शब्द जाल से कुछ नहीं होगा। अगर आप बुदबुदा रहे हो इसका मतलब आप वाचिक कर रहे हो, कुछ ना कुछ कान में कानाफूसी कर रहे हो, और चिल्लाने का मतलब तो हो गया बोलना। तो सीधा अर्थ निकल गया चाक्षुष संपर्क। चाक्षुष मतलब जो आंखों से ही नैनाचार हो जाते हैं। प्रेमी और प्रेमिका कैसे नैनाचार कर लेते हैं, पब्लिक प्लेस पे बैठे होते हैं अपने यार दोस्तों के बीच में, और उन्हीं यार दोस्तों के बीच में अगर कोई कपल्स भी होता है ना, मतलब 5-6 दोस्त हैं उसमें एक कपल्स भी है, तो आपस में नैनो में ही बात हो जाती है कि चलें कॉफी पीने, चलें चाय पीने, चलो इस ग्रुप को छोड़ो यार, निकलो किसी बहाने से। ये नैनाचार की भाषा है, अर्थात आप आई कांटेक्ट से ही समझ लेते हो। एक और एग्जांपल दूं, घर में जब आपकी मम्मी बहुत गुस्से में होती हैं तो आप बस उनकी एक बार आंख देख लो, और अगर उन्होंने गुस्से में अपनी आंख एकदम टाइट कर रखी है ना, तो आप समझ लो कि भैया मम्मी के पास गए तो बेलन छोड़ो चप्पल भी पड़ेगी, इसलिए निकल लो। पापा भी निकल लेते हैं, कई बार होता है कि मम्मी बहुत गुस्से में है, तो ये आई कांटेक्ट होता है, मतलब उन्होंने कुछ बोला नहीं, समझा सब दिया कि अगर ज्यादा जुबान चलाओगे तो जली रोटी मिल रही, खा लो चुपचाप। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स आपके डेली लाइफ में होते हैं, बस इनको कनेक्ट करना आना चाहिए। जैसे यहां देख लो,
चाक्षुष संपर्क एक प्रकार की अवाचिक संप्रेषण क्रिया है। यह एक सामान्य संप्रेषण प्रक्रिया से अलग है। इस प्रकार के संप्रेषण को छोड़कर अन्य सभी वाचिक संप्रेषण के भाग है। ये तो वही चीजें हैं, और इसमें आंख और चेहरे के हाव भाव, शारीरिक भाषा के प्रयोग से संबंधित क्रियाएं होती हैं अवाचिक में। यही चीज तो मैंने आपको समझाई है। देखो, जितनी आसान भाषा में समझा रहा हूं ना, उतना शायद आपने किसी किताब में भी नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि प्रश्नों को समझने का तरीका आपके व्यवहारिक अध्ययन से आता है, अनुभव अध्ययन से आता है। किताबी भाषा से आप सीसेट नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, किताबी भाषा से अगर सीसेट निकालना होता तो आप किताब पढ़ रहे होते, यूट्यूब पे आके हमारी क्लास को नहीं देख रहे होते। लेकिन सीसेट दोस्तों कोई इतिहास भूगोल नहीं है कि आप रट लोगे। ये आपको हर प्रश्न अलग अलग डायमेंशन से होगा, लेकिन अलग डायमेंशन की अगर आप व्याख्या अपने जीवन से जोड़ लोगे, अपनी डेली लाइफ से जोड़ लोगे ना, तो हर प्रश्न का आसान आंसर निकल आएगा। आप दोबारा जरा पूछ ले कोई क्वेश्चन, अवाचिक संप्रेषण, और वहां मैं कह रहा हूं आई कांटेक्ट ना हो, बॉडी गेस्चर होगा, भौएं चढ़ा लेना होगा, भ्रिकुटी चढ़ाना जिसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, कोई भी ऐसा शब्द आएगा आप तुरंत समझ जाओगे अवाचिक में तो यही होता है भैया। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा डिटेल होता है। जो आपका उद्देश्य है कि इस लेक्चर को अच्छे से समझना, वही मेरा उद्देश्य पूरा करने का तात्पर्य होता है। लेकिन जिनको लग रहा है कि नहीं सर लॉन्ग जा रही है, लंबी क्लास आप खींच रहे हो, केवल क्वेश्चन पढ़ो आंसर बताओ, तो वो आप पीडीएफ से भी कर सकते हो। पीडीएफ मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आप अभी मेरी क्लास को छोड़ सकते हो, कोई हेडेक नहीं। लेकिन जिनको समझने के लिए जो पढ़ने आए हैं, जो यहाँ पे लेक्चर देखना चाहते हैं, वो प्रॉपर मेरे साथ 1 घंटा बने रहेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और गारंटी दे रहा हूँ कि कम्युनिकेशन के फिर प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे, जिस नजरिए से मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ आंसर के लिए। अगला प्रश्न है, संप्रेषण की प्रक्रिया में कूट लेखन से क्या तात्पर्य है? मैंने 2013 वाले प्रश्न में पढ़ाया था, 2012 तो नहीं, 2013। कूट लेखन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इनकोड कहते हैं दोस्तों। आप जरा याद करो फिर से कम्युनिकेशन के स्टेप्स को याद करो। मैंने बताया था सबसे पहले सेंडर होगा, फिर उसके बाद इनकोडिंग होगी, फिर उसके बाद मैसेज होगा, फिर उसके बाद मीडियम होगा, मतलब साधन, व्हाट्सएप, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, कुछ भी। उसके बाद क्या होगा? डिकोडर होगा, यानी डिकोड किया जाएगा। फिर उसके बाद कौन होगा? रिसीवर होगा। रिसीवर क्या करेगा? एक फीडबैक देगा कि हाँ भाई आपकी बात मुझे समझ में आ गई, मैंने आपको 5,000 रुपये फोन पे कर दिए। याद आया वो एग्जाम्पल 5,000 वाला? और इसी दौरान एक आपको नॉइज भी देखने को मिलेगी, यानी कि बाधा, कि किस प्रकार की बाधा हो रही है। तो इस पूरे चक्र में मैंने इनकोडिंग के बारे में बताया। तो जरा यहाँ पे देख लो, इनकोडिंग का मतलब क्या हो? कुछ नया निर्माण करने की कोशिश करना? बिल्कुल नहीं। ट्राई टू क्रिएट समथिंग न्यू नहीं, जो आपको भेजना है मैसेज, वही आपको क्या करना है? भेजने का एक प्रोसीजर देखना है। संप्रेषण मार्ग का अवरोध करना, भाई इनकोडिंग तो कभी अवरोध हो ही नहीं सकता, नॉइज होती है अवरोध तो। फिर उसके बाद मनोबल का निर्माण करना। मनोबल का निर्माण करना, यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, सिंपल सी भाषा है। इनकोड का मतलब होता है जो आपको लिखना है वो मैसेज के फॉर्म में जो लिखना है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होना, जिसको हम कहते हैं संकेतों को तंत्र की आवेगों में परिवर्तित करना, अर्थात कन्वर्ट सिग्नल्स इनटू नेचुरल इंपल्सेस, न्यूरल। अब इसका मतलब क्या हो गया? न्यूरल्स का मतलब जो आपके आवेग होते हैं, तंत्रिका आवेग होते हैं, जो भी आपके मन में चल रहा होता है उसे आप मैसेज के रूप में कन्वर्ट करते हो। तो जो आपके दिमाग में चल रहा है उसे आप मैसेज के रूप में जब कन्वर्ट करते हो तो इसके बीच की जो प्रक्रिया उसे इनकोडिंग कह देते हैं। जैसे आप लगातार एक मैसेज देखते होगे, व्हाट्सएप अपनी तरफ से क्या कहता है कि इनक्रप्टेड होता है, ये हमारा मैसेज जो होता है संकेत वो इनक्रप्टेड होता है। कैसे? चैट लॉक होती है। तो ये प्रोसीजर को इनकोड कहा जाता है। आज आप पूरा देखो, यहाँ पे लिखा है संप्रेषण एक द्विमुखी प्रक्रिया है, ये भी ध्यान रखना। ये भी एक प्रश्न सीधा पूछ लेता है। एक मुखी कब होगा? जब मैंने यहाँ से पढ़ा दिया और आपको कमेंट करने के लिए कोई ऑप्शन ही ना मिले, मैं कमेंट ऑप्शन को बंद कर दूं, डाउनलोड ऑप्शन को बंद कर दूं, तो आपको लगेगा सर से अगर मुझे कोई डाउट पूछना भी हो तो मैं कैसे पूछूं? ये क्या हो गया? वन वे कम्युनिकेशन हो गया। टीवी चैनल्स को देख लो, जितने भी टीवी पे आप चैनल देखते हो, मूवीज देखते हो, न्यूज सुनते हो, वो वन वे कम्युनिकेशन ही तो है। न्यूज वालों ने अगर कह दिया, सुधीर चौधरी जैसे आदमी ने कह दिया कि क्या कि सरकारी नौकरी के दुष्परिणाम भी हैं या महंगाई के भी फायदे हैं, कुछ इस तरीके की ऊटपटांग बातें कह दी, तो आप उसे रिप्लाई तो नहीं कर पा रहे हो ना, क्योंकि आप तो टीवी सुन रहे हो, बहुत करोगे, बंद कर दोगे। तो ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन कम्युनिकेशन हमेशा द्विमुख प्रक्रिया होती है, अर्थात सेंडर ने अपनी सारी बात कह दी और जब रिसीवर आपको फीडबैक दे रहा है, यानी उसको भी ऑप्शन दिया गया है कि आप भी इसमें पार्टिसिपेट करो, रिप्लाई करो, तो इसे हम द्विमुखी प्रक्रिया कहते हैं। इसमें संदेश देने वाला सेंडर, संदेश यानी मैसेज, कूट लेखन यानी इनकोडिंग, प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक जैसे अनिवार्य तत्व होते हैं। और इसके अंतर्गत जो कूट लेखन होता है, इनकोडिंग, वो वाचिक और अवाचिक रूप में तंत्र की आवेगों में बदलकर संदेश को भेजता है। या तो आप कॉल कर लेते हो, वीडियो कॉल कर लेते हो, वाचिक हो गया, या फिर आपने टेक्स्ट मैसेज कर दिया, अवाचिक हो गया। ठीक है, इसी तरीके से आपको समझने को मिलेगा, मजा आएगा क्लास में, बस बने रहो लगातार। अब यहां लिख रहा है संप्रेषण के संबंध में संदर्भ किसे कहते हैं, यानी कि कॉन्टेक्स्ट क्या कहते हैं। आप जब कोई किताब पढ़ते हो तो उसमें एक पहले पेज पे कॉन्टेक्स्ट दिया होता है ना,
उसमें क्या लिखा होता है, उसमें कहीं ना कहीं आपको बता दिया जाता है कि इस किताब के अंतर्गत क्या क्या है। तो यहाँ पे जो कॉन्टेक्स्ट है कम्युनिकेशन, यहाँ पे संदर्भ का मतलब हो गया कि आप जिसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हो उसका मतलब कि भौतिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण कैसा है। मींस कहीं वो सुपीरियर तो नहीं है, अपने आप को बहुत उच्च जात का तो नहीं समझ रहा है और आपकी बातों को इन्फीरियरिटी दे रहा है, या कहीं वो रूढ़िवादी तो नहीं है, प्रिजुडिस तो नहीं है, या उसकी जो सोशल और जो भौतिक स्ट्रक्चर है, संरचना, यानी कि दिव्यांग तो नहीं है। इस तरीके की चीज जो हो सकता है वो आपकी चीजों को ना समझ पाए। या दूसरी भाषा में पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, आपने एक थ्योरी पढ़ी होगी, उत्तर आधुनिकतावाद, जो क्या कहते हैं पोस्ट मॉडर्नाइजेशन, जो पॉलिटिकल थियरी वाले होंगे बच्चे, पॉलिटिकल साइंस वाले या फिलॉसफी वाले, उसमें क्या कहता है कि यूनिवर्सल सत्य कुछ नहीं होता है। जो सत्य आपके अनुसार है वो जरूरी नहीं है कि मेरे अनुसार भी सत्य हो, मेरे अनुसार हो सकता है वो बातें गलत हो सकती हैं। क्लियर हो गई बात। तो इसी को कहा जाता है कि वार्तालाप के लिए जो भौतिक और मनोवैज्ञानिक जो वातावरण है। अब मान लो मुझे आपको पढ़ाने का मन है कि मैं आपको सीसेट पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है यार कि जीएस में पॉलिटी नहीं समझ में आ रही, पॉलिटी नहीं समझ में आ रही है, तो हो सकता है आप ये क्लास नहीं समझ पा रहे होगे। 2 घंटे बर्बाद करोगे, 1 घंटे, और क्लास भी नहीं समझ में आएगी और पॉलिटी का टेंशन बना हुआ है। यानी आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति भी तो होनी चाहिए जब मैं आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूं। तो यही होता है संदर्भ, किस हम कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। अब देख लेते हैं, संप्रेषण की प्रक्रिया की पूर्णता में संदर्भ का महत्वपूर्ण स्थान होता है। संदर्भ से तात्पर्य भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक वातावरण से। यदि इनमें से कोई भी तत्व जो किसी न किसी प्रकार संदर्भ से संबंधित है, संप्रेषण हेतु नकारात्मक व्यवधान उत्पन्न करता है, तो ऐसी स्थिति में संप्रेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती। अतः संदर्भ के संबंधित तत्व सकारात्मक दृष्टि से उपयुक्त होना आवश्यक है। आखिरी लाइन में देखो क्या कहा, अब वही तो कह रहा है कि अगर मैंने किसी ऐसे व्यक्ति से वार्तालाप की जिसपे मैं बताना चाह रहा हूं यार कि महिलाएं आज हमारे समाज में टॉप रैंकर भी हो रही हैं, यूपीएससी में, स्टेट पीसीएस में, ओलंपिक्स में भी अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, हर चीज में कर रही हैं। यानी महिलाओं को जो है कि अब आगे बढ़ के समाज की सेवा करनी चाहिए और साथ ही साथ अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाना चाहिए। अब पता चलता है कि मैं जिससे बात कर रहा हूं वो एक ऐसा व्यक्ति है जो रूढ़िवादी है, नैरो माइंडेड है। उसका पहला स्टेप्स क्या आया कि नहीं यार, महिलाओं को इतना आगे बढ़ के नहीं चलना चाहिए, वो अपने बॉडी का प्रदर्शन कर रही हैं, शॉर्ट्स पहन के कुश्ती लड़ रही हैं, ठीक है। तो ये उसकी नकारात्मक सोच है भाई। तो इसका मतलब हो गया कि वहां पे जो हमारा कॉन्टेक्स्ट हुआ, हम जिससे बात कर रहे थे, उसकी भौतिक, मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि ऐसी है कि हो सकता है वो खाप पंचायत से संबंधित हो, जहां पे लव मैरिज ही नहीं होती। हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी यूपी में देखो, तो ऐसे लोगों से अगर आप बात कर रहे हो तो आपका कॉन्टेक्स्ट ही निगेटिव हो गया। इसीलिए कोशिश की जाती है कि संप्रेषण में जो कॉन्टेक्स्ट हो वो कम से कम सकारात्मक होना चाहिए। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पेल्ज प्रभाव क्या होता है, यानी कि पेल्ज इफेक्ट रिफर्स किसे कहते हैं। अब यहाँ पे तो देखो, जो ये स्टेटमेंट अगर मैं कहूँ तो मैं खुद पहली बार सुन रहा हूँ। तो देखते हैं, उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थिता को। एक आध प्रश्न ऐसा आ जाएगा जहां पे हो सकता है मैं खुद बाउंस कर जाऊं। पेल्ज प्रभाव उपयुक्त ऊपरीगामी प्रभाव के साथ संयुक्त वरिष्ठों की समर्थता से संबंधित है। सर्वप्रथम डोनाल्ड पेल्ज द्वारा 1952 में संगठनात्मक संचार के संदर्भ में नेतृत्वकर्ता की योग्यता एवं समर्थता के अधीन कर्मचारियों और अधीनस्थों के साथ प्रभावी संबंध की आवश्यकता के मार्ग का सिद्धांत दिया, जो कि स्पष्ट संचार के संदर्भ में पेल्ज का प्रभाव। अब मुझे लगता है आपको इतनी बात तो समझ में आ गई कि ये कहीं ना कहीं जो लीडरशिप होती है, जो लीडर होता है, उनकी योग्यता के साथ साथ उनके पास एफिशिएंसी कितनी, दक्षता कितनी है, कितनी उनके पास सामर्थ्य है कि वो अपने अधीन कर्मचारियों को साथ लेकर चल सकती है। एग्जाम्पल के रूप में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और जो इतने कर्मठ हैं, और साथ ही साथ अपने अंतर्गत रहने वाले जो मेंबर्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्री हैं, उनको एनर्जेटिक के साथ सारे काम को लेकर चल रहे हैं। यानी वो सामर्थ्यवान हैं प्लस नेतृत्व क्षमता से युक्त हैं। इसीलिए उनके द्वारा जो अपने अधीनस्थ कर्मचारी और नेतृत्वगण है, मंत्रीगण, इनको जो है कि एक रास्ता दिखा रहे हैं कि भारत का विकास कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे पेल्ज इफेक्ट इसे कहते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे फिर कथन और कारण आ गया मेरे भैया। संप्रेषण के नियामक नियम हमें यह बताते हैं कि हमें क्या करना और क्या नहीं करना है। यानी रेगुलेटरी रूल्स जो होते हैं कम्युनिकेशन के, वो हमें बताते हैं कि व्हाट वी शुड एंड व्हाट शुड नॉट डू। सेकेंड है, संप्रेषण में अंतः क्रियाओं की संरचना और समन्वय आवश्यक है। अब इस प्रश्न को जरा आप ध्यान से समझना भाई। सीधा सीधा क्या प्रश्न कह रहा है यहाँ पे, आपसे यही कह रहा है कि संप्रेषण के जो नियामक होते हैं, यानी कि जो रूल्स होते हैं, रेगुलेटिव रूल्स, जो संप्रेषण को चलाते हैं, जिनके माध्यम से संप्रेषण युक्त होता है, कंप्लीट होता है, वो जरूरी है हमारे लिए और हमें ये बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा, अंतः क्रिया, यानी क्या कर रहे हो आप,
इंटरेक्शन जो कर रहे हो आप, ठीक है, उसकी संरचना और समन्वय आवश्यक है। आप पता चला कोई इंटरेक्शन कर रहे हो और आप जा रहे हो उत्तर, बात चल रही है दक्षिण दिशा की, मतलब कुछ अपोजिट डायरेक्शन में ही बात हो रही है, तो समन्वय आपका नहीं बैठ रहा है सही से। इसीलिए कम्युनिकेशन करने के लिए स्ट्रक्चर और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब पता चला मोदी जी को खड़ा किया गया है 15 अगस्त के दिन लाल किले पे भारत के स्वतंत्रता के दिवस पर कुछ अच्छी बातें कहने के लिए। अब पता चला उन्होंने 15 अगस्त की जगह कुछ ऐसी बातें करने लगे जो 15 अगस्त के बिल्कुल विपरीत जा रही है, यानी आपके संप्रेषण में ही जो है कि कोऑर्डिनेशन नहीं है, टूट गया। दूसरी भाषा में कहें तो आप जब मेंस की आंसर राइटिंग करते हो तो कई बार आपसे कहा जाता है कि एक सीक्वेंस होनी चाहिए, एक पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से कनेक्टेड होना चाहिए, अर्थात आप जो भी संप्रेषण कर रहे हो, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी पढ़ेगा उसको कम्युनिकेशन फील होना चाहिए कि हाँ भाई आप एक तरफ सीक्वेंस से चल रहे हो, तो इसी को कहा जाता है। तो यहाँ पे ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण कर रहा है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, अच्छे श्रोता बनने के लिए जो भी दो कौशल संबंधित हैं, वो कहते हैं ना कि गुड लिसनर और गुड स्पीकर, यानी कि जो अच्छा श्रोता था वही अच्छा वक्ता भी होता है। तो सबसे पहली चीज कि टू पे अटेंशन एंड टू प्रोवाइड फीडबैक, अर्थात ध्यान देना और प्रतिपुष्टि प्रदान करना। इसका सीधा एग्जाम्पल मैं आपको अपने और आपके में संबंध दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे स्पीकर हूँ, इस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरी स्लिप टंग कर जाए या कोई फैक्ट मुझे ना पता और मैंने गलत बता दिया हो, और अगर आप ध्यान दे रहे हो, अच्छे से मेरी क्लास कर रहे हो और उसमें आपने कोई कमी निकाली कि सर आपने यहाँ पे फैक्ट गलत बता दिया, या हो सकता है आपने मेरी क्लास को अच्छे से एंजॉय किया और सुना और उसके बाद फीडबैक दिया कि सर बहुत अच्छी क्लास थी, काफी कुछ हमें समझ में आया, या नेगेटिव कोई आपने फीडबैक दिया कि सर आपकी क्लास अच्छी थी परंतु इसमें 5-6 फैक्ट आपने गलत बताए थे। तो इससे क्या समझ में आएगा कि आप एक अच्छे श्रोता हो जो लगातार 1 घंटे तक मेरी क्लास को देखे, 50 मिनट तक मेरी क्लास को देखा आपने और अच्छे से आपने फीडबैक भी दिया, सही था तो सही, गलत था तो गलत। इसका मतलब आप एक अच्छे श्रोता हो। और मैक्सिमम लोग जो होता है यूट्यूब पे जब क्लास देखने आते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पर, किसी भी यूट्यूब चैनल पे 10 से 15 मिनट देखते हैं और 1 घंटे क्लास देखते ही बोर हो जाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति लास्ट में जाके 50-45 मिनट की क्लास में अगर कोई गलत बोल दिया होगा 45 मिनट के बिंदु पर, और वहां जाके कमेंट करता है कि सर 45 मिनट पे आपने इस समय इस क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया, इसका मतलब वो लगातार मेरी क्लास को सुन रहा था। इट मीन्स कि वो एक अच्छा लिसनर है, और जो अच्छा लिसनर होता है वो अच्छा स्पीकर भी बनता है, क्योंकि जब वो चीज़ों को जान लेता है, कमियों को और उसके अच्छे बिंदुओं को जान लेता है, तो उसे वक्ता अच्छा बनना पड़ता है, मतलब वो अच्छा बोलता है। तो ये हो गया सीधी सीधी बात। तो ये 2 कौशल सबसे इंपॉर्टेंट हो गए आपके। अगला प्रश्न देखते हैं, एक सक्रिय श्रोता द्वारा एक तकनीक है जिसे प्रयोग में लाया जा सकता है। भाई एक्टिव लिसनर कौन हो सकता है? क्या परिस्थिति का वर्णन करना, चिंता व्यक्त करना, वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, या प्रायः वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त करना। अब बहुत सारे बच्चे क्या होंगे, सी और डी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर जो एक्टिव लिसनर है वो वार्तालाप के दौरान अपना दृष्टिकोण व्यक्त कर रहा है या वक्ता के शब्दों को अन्य शब्दों में। तो देखो, लिसनर का मतलब ही हो गया क्या, लिसनर का मतलब हो गया कि आप किसी की बात सुन रहे हो और उसके बाद उस बातों को प्रेजेंट कर रहे हो अपनी भाषा में। इट मीन्स कि आप मेरे लेक्चर को सुन रहे हो और आपने अपने किसी छोटे भाई को या अपने किसी दोस्त को, जो हो सकता है यूट्यूब चैनल नहीं देख रहा होगा, जो भी है, आपने उसको ही मेरे लेक्चर को कम्युनिकेट कर दिया, बता दिया अच्छे से अपनी भाषा में। तो इसका मतलब है कि आप एक एक्टिव लिसनर हो, क्योंकि पहले तो आपने एक्टिव तरीके से बिल्कुल एकदम फुल ऑन माइंड ऑन करके आपने मेरे पूरे लेक्चर को देखा, फिर आपने जाके दूसरे को भी समझा दिया इस चीज को कि भाई इसका आंसर ये इस तरीके से आएगा, सर ने बताया है। तो आपको क्या कहा जाएगा, एक्टिव लिसनर कहा जाएगा। तो ये हो गया। अब जैसे कह रहा है, एक सक्रिय श्रोता द्वारा श्रवण क्षमता हेतु आवश्यक तकनीक अपनाई जाती है। वक्ता के कहे गए शब्दों को अन्य शब्दों में व्यक्त करना, बिल्कुल जैसे हम किताब पढ़ते हैं तो वो भी तो कोई एक वक्ता ही है, एक राइटर है, उसकी बातों को हम अपनी बातों में कह ले रहे हैं। अवरोधों को कम करना, यानी कि जो बैरियर्स हैं उन्हें कम करना। श्रवण हेतु स्वयं को तैयार करना कि हाँ मुझे आज 1 घंटे का भाषण सुनना है। कई बार होता है ना, हम लोगों को कहीं ऐसी जगह भेज देते हैं, अरे यार ये क्या आदमी है, पका रहा है 1 घंटे से, हम तो फंस गए, हमें यहाँ से बाहर निकलना है। तो ये स्वयं को तैयार करना पड़ेगा आपको। मुख्य बिंदुओं के स्पष्टीकरण हेतु प्रश्न पूछना, कि जैसे कुछ मुख्य बिंदु हैं और उसके बारे में आपने प्रश्न पूछ लिया कि हाँ सर ये डिकोड क्या होता है, एनकोडिंग क्या होती है, फीडबैक क्या होता है, या फिर किसी प्रकार के तत्संबंधी निर्णय लेने से बचना। ठीक है, ये हो गया। चलिए अगले प्रश्न की अगर हम बात करें
संदेश होता है। भाई मैसेज क्या होता है? एक सुस्पष्ट संकेत जो कोलाहल स्तर से ऊपर हो। कोलाहल मतलब नॉइज, यानी कि एक ऐसा संकेत जो बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट भाषा में लिखा हुआ है और किसी भी प्रकार का उसमें कोई अवरोध नहीं है, ना तो भाषागत अवरोध है, ना उसमें कोई शोरगुल हो रहा है, ना उसमें कोई कम्युनिकेशन का यानी नेटवर्क इशू, कुछ भी नहीं है। याद करो वो एग्जाम्पल कि मैंने मैसेज किया अपने दोस्त को कि सर मुझे मतलब फ्रेंड मुझे 5,000 रुपये चाहिए, और उसने भी मेरे इसी मैसेज को इसी सेंस में पढ़ा कि भाई शरद यादव को 5,000 रुपये चाहिए। उसने रिप्लाई कर दिया कि ठीक है मैं आपको अभी सेंड कर देता हूं। लेकिन इसमें कोई नॉइज नहीं था, ना तो इसमें कोई नेटवर्क इशू था, ना ऑटो करेक्शन स्पेलिंग का कोई इशू था, किसी भी प्रकार का इशू नहीं था। और एक अस्पष्ट संकेत तो पहले ही गलत हो गया। एक गड़बड़क उद्दीपक ये भी हटा दो क्योंकि कंफाउंडिंग है, उपरोक्त में से कोई नहीं तो ऐसा है नहीं, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट हो गया। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रभावी श्रवण समावेश करता है, यानी इफेक्टिव लिसनिंग इंक्लूड। इफेक्टिव अगर लिसनिंग है तो उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हो रही हैं, देखो पूर्वाग्रह को अगर हम कहें, विस्तृत समालोचना को कहें, असहमति के बिंदुओं को छानने का, या अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण को। अब जरा गौर से समझो भाई, इफेक्टिव लिसनिंग कब होगी? क्या आप अगर बायसनेस हो, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई महिलाएं हमारे समाज को सर्विस दे रही हैं, हमारे समाज को जो है कि अच्छे रास्ते पर ले जा रही हैं, फिर कोई बेचारा पूर्वाग्रह से ग्रसित है, वो कह रहा है कि नहीं महिलाएं अंग प्रदर्शन कर रही हैं, महिलाएं हाफ पैंट में घूमती हैं, महिलाएं कुश्ती लड़ रही हैं तो पूरा जो है कि बिकनी शॉर्ट में रहती हैं, तो ये पूर्वाग्रह है। तो ऐसे में आप इफेक्टिव लिसनिंग नहीं कर सकते हो, उसे बाहर करो। ठीक, विस्तृत समालोचना, क्रिटिसिज्म करना अच्छी बात है, परंतु जहां सक्रिय चीजें हो, जहां पे सही चीजें हो, वहां पे क्रिटिसिज्म नहीं किया जाता, तो इसे भी हटा दो। तीसरा, असहमति के बिंदुओं को छानने का। आप ध्यान देना, अगर आप इस माइंडसेट से बैठे हो कि मुझे तो यार सामने वाले की बात सुन के हर जगह क्वेश्चन उठाना है कि ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, इट मीन्स कि आप इफेक्टिव लिसनर नहीं हो। आप उसकी पॉजिटिव पॉइंट्स को भी तो देखो ना। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत लोग लगातार मीम्स चला रहे हैं कि मोदी जी ने जो है कि पूरे देश को बेच दिया, ये नुकसान, ये नुकसान, ये नुकसान। मैं उस पर बात नहीं करने जा रहा। अरे आप उनकी समालोचना बाद में करना, पहले ये तो देखो ना कि देश को कहां से कहां उन्होंने पहुंचाया, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये सब चीजें देखनी भी तो जरूरी है। लेकिन नहीं, आपको किसी जगह भेज दिया और आप पहले से माइंड सेट हो कि मुझे 10 क्वेश्चन पूछने, 10 नेगेटिव पूछने, यानी आपने असहमति के बिंदु पहले ही अलग कर लिए, तो ये गलत है। ये इफेक्टिव लिसनिंग नहीं होती है, बल्कि अपने संदेश की समझ की पुष्टिकरण करना, यानी कंफर्मिंग। क्या लिख रहा है? कंफर्मिंग वंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज, यानी जो भी आप संदेश को जो समझ रहे हो उसके लिए पुष्ट करना, यानी कि तैयार कर लेना कि हाँ भाई ये चीज मुझे समझ में आ गई, एक तरीके से फीडबैक के तौर पे। देखोगे तो प्रभावी श्रवण एक दोमुखी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत संप्रेषित और प्राप्त किए गए शब्दों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक अनिवार्य है, और इसके अभाव में प्रभावी श्रवण की प्रक्रिया किसी भी दशा में पूर्ण नहीं हो सकती। सेम वही प्रोसेस है कि आप मेरी क्लास को सुन रहे हो, अगर मेरे पास कमेंट आप करते हो कि सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, या आपने ये पॉइंट गलत पढ़ा दिया, या ये पॉइंट सर दोबारा डिस्कस कर दीजिए अगली क्लास में, तो मुझे लगेगा कि आपने फीडबैक दिया, यानी आप एक एक्टिव लिसनर थे, आप प्रभावी श्रवण कर रहे थे, मेरी हर बात को आपने गौर से सुना है। और अगर आपने कोई कमेंट नहीं किया, कुछ बताया नहीं कि अपनी गलतियां नहीं बताई, या अपनी कमी नहीं बताई, या मेरी गलती नहीं बताई, या मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, इसका मतलब आपने केवल और केवल कोटा पूर्ति की है। क्लियर? अब यहां पे अगले प्रश्न को देखते हैं। मानवीय संप्रेषण प्रक्रिया के कुछ अंग नीचे दिए गए हैं, संप्रेषण प्रक्रिया में घटने वाले सही क्रम को बताइए। जैसे घटने वाले का मतलब क्या हो गया? अब वही चीज है, ये वही फीडबैक, मैसेज, नॉइस, जो आपको पूरी सीक्वेंस पता होगी तो आप आराम से कर लोगे। कैसे पता होगी? सबसे पहले सेंडर यहाँ नहीं है, अच्छा यहाँ पे इस ऑप्शन के अनुसार कह रहा है, ठीक है। नहीं तो सबसे पहले क्या होता है? सेंडर होता है जो संदेश भेजने वाला होता है, ठीक। उसके बाद क्या आता है? इनकोडिंग आता है। फिर उसके बाद क्या आता है? संदेश यानी मैसेज। तो भाई सबसे पहले 2 नंबर आ गया। मैसेज के बाद क्या होता है? मीडियम के बाद क्या होता है? डिकोड के बाद क्या होता है? रिसीवर के बाद क्या होता है बताइए? रिसीवर के बाद एक नॉइज होती है, मतलब बाधा होती है। फिर उसके बाद वो फीडबैक देगा। पहले बाधा से तो टकरा ले, अगर बाधा नहीं होगी तो फीडबैक अच्छा देगा, बाधा पहले ही आ गई तो फीडबैक गलत देगा। तो यानी फिर नॉइज हो जाएगा, फिर उसका फीडबैक हो जाएगा। तो इस आधार पे सी ऑप्शन हो गया। 2, 3, 1 बिल्कुल आसान कर दिया मैंने इस चीज को समझने के लिए। अच्छा, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना, और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर किया करो यार। बिल्कुल शेयर नहीं करते हो, इस बात से मेरा भी मोरल डाउन हो जाता है कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे होते हो। तो प्लीज इस चीज को थोड़ा समझिए और मेरा भी सपोर्ट किया करिए आप लोग, अगर चीजें पसंद आती है तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
कह रहा है हमारे अंतर्निहित व्यय बोधों को स्पष्ट करता है। निम्नलिखित में से कौन हमारे अंतर्निहित व्यय बोधों को स्पष्ट करता है, जो लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने का ध्यान रखता है और जो दूसरों के संप्रेषण करने के समुचित तरीकों को स्पष्ट करता है। तो सिंपल सी बात है कि इसमें यह कह रहा है कि कौन से ऐसे जो है कि कंपोनेंट हैं जो हमें लोगों के व्यवहार की व्याख्या करने के लिए भी हमें अटेंशन देता है, साथ ही साथ दूसरों के संप्रेषण करने के समुचित तरीके के बारे में बात करता है। तो इसे कहते हैं हम कम्युनिकेशन रूल्स, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था। संप्रेषण परिप्रेक्ष्य कुछ नहीं, मॉडल कुछ नहीं, पैटर्न कुछ नहीं, सीधी सी बात है, रूल्स की बात करेंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की अगर हम बात करते हैं, अंतरवैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल, यहां पे भी ध्यान दे दिया करो। कई बार होता है कि आपको हिंदी में ऐसी छप के आ जाएगा प्रिंटिंग होके, क्योंकि ये तो गूगल ट्रांसलेटेड होता है, लेकिन इंग्लिश में हो सकता है इंट्रा होगा। तो वहां आपको अपने आप को रखना है कि भाई मैं जब अपने आप से बात करता हूं रात में या शीशे के सामने या कभी भी कोने में बैठ के, ठीक है, तो अपने से बात करते समय हम किन बातों का ध्यान रखते हैं। लेकिन यहाँ इंटरपर्सनल पूछ रहा है और पूछ रहा है अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में नीति शास्त्र क्या हो सकता है, मतलब एथिक्स क्या होगी। समझने में अवरोध को बढ़ावा देती है? कभी नहीं। आप अगर जीएस पेपर 4 की स्टडी कर रहे हो यूपीपीसीएस के लिए या यूपीएससी के लिए, तो एथिक्स हमेशा आपको सकारात्मक रास्ते पर लेके जाती है, हमेशा भ्रष्टाचार से दूर करती है, नौकरशाही की लेट लतीफ़ी से दूर करती है, भाई भतीजावाद से दूर करती है, हमेशा समाज के सत्कर्मों के लिए लेके जाती है, समाज में संसाधनों का सदुपयोग करने के लिए मोटिवेट करती है। तो ये कभी अवरोध नहीं बढ़ा सकता, अवरोध को कम जरूर करेगा लेकिन अवरोध नहीं बढ़ाएगा। तो पहला गलत। ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न करेगी? कभी नहीं। एथिक्स कभी भी ईमानदारी के रास्ते में बाधा उत्पन्न नहीं करती है। इज नॉट वर्थ कंसिडरिंग यानी विचारने योग्य नहीं है? बिल्कुल गलत है भाई। एथिक्स के बिना तो एक ब्यूरोक्रेसी का नियम चल ही नहीं सकता, ब्यूरोक्रेट्स का जीवन चल ही नहीं सकता एथिक्स के बिना। ब्यूरोक्रेट्स क्या, समाज के किसी भी व्यक्ति का जीवन नैतिकता पर ही आधारित होता है। कई बार होता है कि हम किसी एक ऐसे जीव जंतु को देखते हैं जो दर्द से परेशान होता है, जिसके ब्लड वगैरह निकल रहा होता है, अगर हम सक्षम होते हैं तो तुरंत उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं, या भूखा है तो उसे पानी वगैरह प्यास वगैरह जो लगी तो पिलाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एथिक्स का पालन ही ना करते हो। और दूसरा, ये विचारने योग्य है? बिल्कुल सही आंसर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आ गया। अब यहाँ पे हम चलते हैं डिसीजन मेकिंग एबिलिटी, इसको भी सुन लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग पे आ गए। अभी तक हमने पढ़ा इंटरपर्सनल स्किल वगैरह ये सब पढ़ लिया। अब डिसीजन मेकिंग में आपको देखना होता है कि जब आप एक ब्यूरोक्रेट्स के हिस्से बनते हो तो आप किस तरीके से जो है कि अपने निर्णय की अभिव्यक्ति करते हो, अपने निर्णय को जो है कि चुनते हो या उसके लिए क्या विकल्प अपनाते हो। जैसे हम यहाँ पे देखेंगे नकारात्मक निजी व्यवहार और उसके कारण। अब यहाँ पे देखो ये मैचिंग करने के लिए आ गया। आप अगर किसी तरीके का कोई निगेटिव इंपैक्ट देते हो, कोई एक बिहेवियर करते हो, तो उसके पीछे क्या रीजन होते हैं, इसको आपको मिलान करना है। जैसे अगर आप देखोगे गले के पीछे एक हाथ रखना, कई बार होता है कि हम अपने गले के पीछे एक हाथ रखते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप सुन नहीं रहे हैं, अतिशयोक्ति है, अस्वीकृति है, असहमति। अब देखो दोनों में बड़ा अंतर होता है। एक होता है डिसअप्रूवल, एक होता है डिसएग्रीमेंट। असहमति का मतलब होता है कि जब हम आपकी बातों से सहमत नहीं है। कई बार होता है आप ग्रुप में होते हैं और कोई आपके सामने बात कर रहा होता है और आप अक्सर गले के पीछे हाथ रगड़ रहे होते हो, तो आपको लगता है यार ये बातें कर रहा है, बस खत्म करे और निकले यहाँ से, मैं फिर अपना काम करूँ। इसका मतलब आप उसकी बातों से असहमति है, असहमत है, ठीक है, डिसएग्रीमेंट हो गया। अगर मैं कहूँ आंखें सिकोड़ना यानी नैरो आइज, तो इसको आपको कनेक्ट करना होगा डिसअप्रूवल से। और नाक सहलाना, कई बार होता है अपनी नाक को सहलाते रहते हैं, तो अतिशयोक्ति, ठीक है। और इसके बाद हम देखें चश्मा उतार कर नीचे रखना, अर्थात नहीं सुन रहे हैं। सिंपल सी बात है, अटेंशन था लेकिन अब चश्मा उतार के नीचे रख दिया, यानी कि अब हम चुपचाप अपना पड़े रहेंगे, तुम्हें जो कहना है करते रहो। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं। दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान हैं उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। ये किस नियम में आता है? क्या कह रहा है आपसे ये प्रश्न? कह रहा है कि दूसरे लोगों से तुलना के आधार पर हमारी राय और योग्यताओं के मूल्यांकन की प्रवृत्ति और जो हमारे समान हैं उनसे तुलना करने की पसंदगी जानी जाती है। यानी कि हम दूसरे लोगों से तुलना करते हैं और अपनी राय बनाते हैं और योग्यताओं का मूल्यांकन करते हैं। और दूसरा, जो हमारे समान हैं हम उनसे भी जब तुलना करते हैं, तो इस नियम को क्या कहते हैं? सामाजिक तुलना सिद्धांत के रूप में, यानी सोशल कंपैरिजन थियरी कहते हैं इसको। इसमें तो वर्ड में ही दे रहा है कि भाई तुलना करनी है, ठीक है। यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि सामाजिक तुलना सिद्धांत के अनुसार व्यक्तियों के अंदर स्वयं के मूल्यांकन हेतु स्व मूल्यांकन की एक प्रवृत्ति होती है और इसके द्वारा व्यक्ति अपनी राय और अपनी योग्यताओं का मूल्यांकन दूसरे लोगों से इन विशेषताओं की तुलना करने के आधार पर करते हैं और यह एक प्रकार के स्व मूल्यांकन को परिभाषित करता है। और यह सिद्धांत लियोन फेस्टिंगर ने दिया था। अब यहाँ पे फिर से एक और प्रश्न आता है आपका, जहाँ पे कथन दे दिया गया है और इसके बाद आपको देखना उत्तर। इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण तथा नियंत्रण से बाहर।
मान लो कोई क्षेत्र है जहां पे हो सकता है कर्फ्यू वगैरह लगा हो, यहाँ जहां पे कोई आपदा आ गई हो, तो लिखा है कि इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और नियंत्रण से बाहर है। व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे अपने घरों में ही रहें, जैसे कोविड की सिचुएशन थी, या कई बार होता है कि दंगे वगैरह हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अब पूर्वानुमान क्या होगा, एजम्पशन क्या हो सकते हैं आपके भाई। एजम्पशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक कंक्लूजन के तौर पे निकालना पड़ता है भाई। सीधी बात है कि अगर किसी क्षेत्र की परिस्थिति तनावपूर्ण है और नियंत्रण से बाहर है, तो प्रशासन चाहेगा जितने अधिक से अधिक लोग घरों में रहेंगे उतना ही हम आसानी से कंट्रोल कर लेंगे। और इसीलिए कई बार होता है कि प्रशासन धारा 144 के तहत कर्फ्यू लगा देती है कि 2 से अधिक लोग एक साथ चौराहे पे या किसी भी जगह ग्रुप में नहीं जा सकते हैं, नहीं तो उन्हें जो है कि धारा 144 के तहत सजा लगाई जाएगी, यानी उन पे कोई मुकदमा लगेगा कि भाई आप किसी न किसी दंगे को भड़काने के लिए निकले थे। तो अब यहाँ पे ये बात भी सही है। तो पूर्वानुमान क्या है कि कुछ गंभीर घटनाएं घटी हैं, लोग दफ्तर नहीं जाएंगे और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। अगर आप गौर करो तो इस क्षेत्र की परिस्थिति अभी भी का मतलब क्या है कि सरकार या प्रशासन पहले से तो प्रयास कर ही रहा है 3-4 दिन से कि कैसे भी ये कंट्रोल हो जाए, लेकिन एक हफ्ते के बाद डिस्कशन होने के बाद ये पता चलता है प्रशासन को, शीर्ष नेतृत्व को, कि सर अभी भी सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं है। इट मीन्स कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, कोविड जैसी बड़ी वजह होगी कि नहीं कंट्रोल हो रहा था। 20 मार्च से ट्रेनें बंद होने लगी, सरकार को नहीं पता था, दुनिया को नहीं पता था कितने दिन तक ये रहेगी, और चलते चलते 1 साल पूरा हो गया। दूसरा, ऐसे में लोग दफ्तर नहीं जाएंगे, बात सही है, दफ्तर क्या स्कूल वगैरह कहीं नहीं जा सकते, और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। ये कैसे आप कह सकते हो, आप ये कैसे कहोगे। कोविड में अगर हम देखें, कोविड ही लगा लो, शुरू में सरकार ने प्रयास किया कि छोटे मोटे वायरस होंगे, 3-4 दिन 5-6 दिन खूब लापरवाही भी चली, लोगों ने भी लापरवाही की और सरकार भी प्रयास कर रही थी। लेकिन जब 1 हफ्ता 10 दिन 15 दिन बीत गया, केसेस और बढ़ते चले गए फर्स्ट वेव के बाद सेकेंड वेव में, तब सरकार को लगा यार कि अभी भी ये सिचुएशन हमारे लिए तनावपूर्ण है और कंट्रोल से बाहर है। इट मीन्स कि सिचुएशन जल्द ही सामान्य होने वाली नहीं है, क्योंकि प्रशासन ने सारे हथकंडे अपना लिए, फिर भी सामान्य नहीं हो रही है। तो यहां से पहला और दूसरा ही कंक्लूजन निकल कर आएगा। इसीलिए केवल 1 और 2 ही आपके सही होंगे, ना तो केवल 1 सही है, ना ही 1 और 3 सही है, और ये तो गलत हो गया। देखिए ऐसे करके आपको अप्लाई करना होता है। बाकी इसमें कोई रॉकेट साइंस में नहीं बता रहा हूं, बस आपको नजरिया दे रहा हूं कि अगर कोई प्रश्न आप करते हो तो उसमें क्या क्या नजरिया और क्या क्या अप्रोच आप लगा सकते हो। और वो चीज जिस दिन आप लगाना सीख गए मेरे दोस्त, तो ये समझो आपका बेड़ा पार हो जाएगा सीसेट में। और वो कैसे आएगा, मैं अपने जो अनुभवों से आपसे बता रहा हूं वो चीजें आप सुनते जाओ। अब यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि वही चीजें लगभग बताई गई हैं। और एग्जाम्पल जो मैं दे रहा हूं वो आप डेली लाइफ में देख चुके हो। अगर आप इस समय तैयारी कर रहे हो तो कोई दूध पीते बच्चे तो हो नहीं। अभी 2 साल पहले आपने कोविड की बीमारी झेली है, कोविड में क्या सिचुएशन थी ये भी आपने झेला है, तो वही सिचुएशन तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे करेक्ट कर दिया। अब यहाँ देखते हैं, निर्णय लेने के लिए या निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छ लगने वाले रूप में करना कहलाता है। मतलब कि अगर जब हम निर्णय लेते हैं तो जब भी हम जो निर्णय लेते हैं, जजमेंट लेते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सिमिलरिटी के आधार पे होता है। जब हमें लगता है कि वो समानता के आधार पे किया गया, यानी इस महिला को अगर सुरक्षा दी गई है तो इस महिला को भी दीजिए, या इस गर्भवती महिला को 6 महीने के लिए सीसीएल दी गई तो इस महिला को भी दीजिए, तो हमने एक न्याय कर लिया। और इसे हम क्या कहते हैं, समानता, इसको हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव ह्यूरिस्टिक, अर्थात प्रतिनिधि स्वतः शोध कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसको बारे में और पढ़ लेते हैं कि निर्णयन प्रबंधन का हृदय होता है। बिल्कुल, मैनेजमेंट का जो है कि डिसीजन क्या होता है, हृदय होता है। किंतु एक उपयुक्त निर्णय प्रक्रिया हेतु सूचना, समय, ऊर्जा के सीमित संसाधनों के क्रम में निर्णय की प्रक्रिया अत्यंत सरल और सुस्पष्ट होनी चाहिए, अन्यथा इसके अभाव में प्रक्रियागत त्रुटियां भी हो सकती हैं। निर्णय लेने में किसी न्यायाधीश का निर्णय समानता और यादृच्छ लगने वाले रूप में किया जाना प्रतिनिधिक स्वतः शोध कहा जाता है। यह किसी घटना की संभाव्यता और मूल्यांकन तत्कालीन परिस्थितियों के अनुसार किया जाता है। समझ आ गया? चलो आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें को स्पष्ट करते हो। यार सीधी सी बात है, क्या कह रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स सेटिंग अप ऑफ वीक आर्गुमेंट एंड attribute it to someone else so that you can note it down। मतलब कि आप कोई भी कमजोर तर्क दे रहे हो और उसे किसी और के नाम पे आरोपित करने ताकि आप उसका खंडन कर सकें, तो ये कैसी बात कहलाएगी, पुतले का तर्क। अर्थात इसको कहते हैं स्ट्रॉ मैन आर्गुमेंट। जैसे कई बार होता है पुतले का तर्क, एक कमजोर तर्क देने और उसे किसी और के नाम पर आरोपित करने ताकि उसका आप खंडन कर सकें, वो स्पष्ट करता है। और अगर मैं इसकी बात करूं, जैसे कई बार होता है कि आप किसी स्टेटमेंट को खंडित करना चाह रहे हो, लेकिन अगर जहां पे आप 4-5 लोग खड़े होकर बात कर रहे हो
और उसमें ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने इस तरीके की बात की हो, तो आप क्या करते हो, कई बार कहते हो यार कि मैंने कहीं पे सुना था या वो फला व्यक्ति मुझसे कह रहा था कि ऐसी ऐसी बातें, सोचो कितना गलत कह रहा था, और आप वहीं उसी ग्रुप में खड़े हो आप ऐसे तर्कों का क्या कर रहे हो, खंडन कर रहे हो। आपको एक मौका मिल गया, आपने खुद उस चीज को क्रिएट किया एक एज्यूम करके, एक पुतले के रूप में। किसी ने कहा था भगवान जाने, और आप कहते हैं यार मैंने कहीं पे देखा था, मैंने कहीं पे सुना था, किसी ने मुझसे कहा था, वो ऐसा कह रहा था, जबकि ये गलत कह रहा है। भगवान जाने वो कौन था, तो एक तरीके से पुतला मान लिया गया। ठीक है, अब अगले प्रश्न को देखते हैं। किसी प्रबंधक के निर्णय लेने की प्रक्रिया के चरण निम्नलिखित होते हैं, उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर लीजिए। भैया तो जब अगर कोई मैनेजमेंट आपका निर्णय ले रहा है या आप ही लोगे तो क्या क्या कर, सबसे पहले आप समस्या को परिभाषित करोगे, प्रबंधित तत्वों को पहचानोगे, संभावित विकल्प का विकास करोगे, एक नियंत्रित और मूल्यांकन तंत्र को स्थापित करना। तो सबसे पहले क्या होता है, डॉक्टर के पास भी जाओगे तो डॉक्टर पहले आपकी समस्या को ही तो देखेगा ना, डायग्नोस करेगा, तो ये सबसे नंबर 1 पे आएगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, प्रतिबंधक तत्वों को पहचानना, यानी कि जो लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, जैसे अगर हमें ग्रामीण महिलाओं का उत्थान करना, सशक्तिकरण करना, तो हमें पहले तो ये देखना होगा कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो इनके ऊपर प्रतिबंध आरोपित करते हैं। पहला कि गांव में जो है कि अंधेरा जल्दी हो जाता है, मतलब हालांकि अंधेरा तो पूरे भारत में एक जैसे होगा, लेकिन गांव में शहरीकरण की सुविधा नहीं है, इस वजह से देर रात तक महिलाएं बाहर रह के काम नहीं कर सकती। कई महिलाओं के यहाँ शौचालय की व्यवस्था नहीं, इसलिए वो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे 5 बजे इवन कि 3 बजे तक ही अपने पूरे परिवार के साथ, महिलाओं के साथ, बेटी बेटा बहू सब जो भी है लेडीज़ को इकट्ठा करके चली जाती हैं, तो ये भी एक प्रतिबंध हो गया। और भी ऐसे प्रतिबंध है कि जैसे वो घूंघट करके रहती हैं अपने ससुर के सामने या अपने बड़े बुजुर्गों के सामने, ये सभी प्रतिबंधों का हम पता करेंगे, तभी तो हम ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करने के लिए एक विकल्प चयन करेंगे कि यार हम इसे बदल तो सकते नहीं, अभी तुरंत तो बदल नहीं सकते कि रात 7 बजे की जगह रात 12 बजे तक आप महिलाओं के रूप में घूमो, या सुबह शौचालय भी नहीं बन जाएगा, टाइम लगेगा। इन सभी प्रतिबंधों को ध्यान में रख के ही हम क्या करेंगे, एक संभावित विकल्प का विकास करेंगे कि क्या विकल्प हो सकता है कि इनके सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बीच में इनको कौन सा ऐसा रोजगार दे जिससे ये शाम होने से पहले घर भी आ जाएं और सुबह जो है कि अपनी नित्य क्रिया के बाद जो भोजन सामग्री बनानी है उसको बना के आ जाए हमारे एनजीओ में काम करने। यही तो आप करोगे ना, यही होता है दोस्तों व्यवहारिक अध्ययन। और एक नियंत्रित और मूल्यांकन तंत्र को स्थापित भी करोगे जहाँ पे आप उसको इवैल्यूएट भी कर पाओगे। तो 1 2 3 4 सीधा सीधा क्रम रहेगा, और यहाँ पे कोई भी नहीं दिया इसलिए इसको स्टार बना दिया गया है, 1 2 3 4। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि आयोग ने सी माना था। सी का मतलब क्या हो गया, 1 के बाद 3 और 4 2, मतलब सीधे 1 के बाद सीधे आप विकल्प पे आ जाओगे। भाई आप पहले कारण देखोगे ना, समस्या क्या हो रही है, समस्या को परिभाषित करने के साथ आप उसके कारण देखो ना कि कौन कौन से ऐसे प्रतिबंधक तत्व हैं, उसके बाद आप विकल्प चयन करोगे। आपने पहले फैक्टर देखा नहीं कि महिलाएं 7 बजे पहले घर में आ जा रही हैं और आपने जो है कि विकल्प उठाना शुरू कर दिया। कैसे विकल्प उठा लोगे भाई, चयन बाद में करोगे ना। अब यहाँ पे आ जाओ, अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निर्णय लेने की एक संख्यात्मक तकनीक जो निर्णय पंथों के संपूर्ण संभावित विकल्प को दर्शाती है, क्या कहलाती है, तो इसको कहते हैं डिसीजन ट्री, यानी कि एक ट्री होता है, जैसे फैमिली ट्री होता है वैसे ये भी एक डिसीजन ट्री होता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से एक को छोड़कर सभी एक मैनेजर या प्रबंधक को प्रभावी निर्णय लेने के वातावरण बनाने की प्रमुख कौशलपूर्ण योजना है, केवल एक छोड़ दिया जाए तो कौन सा है। अगर मान लो कोई मैनेजर है या कोई मैनेजमेंट है जो डिसीजन लेना चाह रहा है इफेक्टिव, तो उन 3 कारणों से तो ले लेगा, लेकिन एक कारण है जो नहीं लेने देगा। कैसे, दूसरों को निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करना। बिल्कुल, अगर आप मैनेजमेंट चलाना चाहते हो तो अकेले अगर आप एक मोनोपोली की तरह सारे निर्णय ले रहे हो तो आपके जो असिस्टेंट हैं, जो आपके अधीनस्थ हैं, वो आपसे कभी खुश नहीं रहेंगे। इसीलिए जब भी ग्रुप में काम करो, टीम लीडर की तरह काम करो, तो नीचे वाले स्तर के लोगों को या अपने कॉलीग को हमेशा प्रोत्साहित करो कि यार इस बार तुम डिसीजन लो, इस बार ये काम तुम करो। उससे प्रोत्साहन मिलेगा तो आपके साथ और अच्छे से सहयोग करेगा, पहली चीज़। दूसरा, नई बातों को करने के लिए तैयार करना, यानी नए नए विचारों का आगमन होना जरूरी है। अगर आपके सामने एक समस्या आ गई और आप अपनी टीम के साथ डिस्कस कर रहे हो, लेकिन आपने डिसीजन वही सुना है जो आपको आता था और बाकी लोगों के विचार नहीं सुने, हो सकता था उनके विचार आपसे भी ज़्यादा क्रिएटिव होते, समाधान और सस्ता होता, तो लेकिन आप विचार आने दोगे तभी तो ये भी अच्छा है। पूर्ण रूप से केवल अपने ऊपर ही निर्भर रहना, यही चीज़ तो मैं कह रहा हूँ, अपनी मोनोपोली मत चलाओ, नहीं तो वो प्रबंधन खराब हो जाएगा। ये आपको इफेक्टिव डिसीजन लेने में बैरियर करेगा, क्योंकि आपका ही एक छत्र राज चल रहा है, तो ऐसे में आपकी प्रॉब्लम बढ़ेगी। गुणात्मक सूचना के महत्व को समझना, भाई क्वालिटिव इंफॉर्मेशन जो होती है उसको तो हमेशा फोकस किया जाता है, तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। कितना आसान प्रश्न है ये। चलो अगले प्रश्न को देख लेते हैं। यहाँ कह रहा है एक ऐसा सामूहिक प्रयास
जो वैकल्पिक विचार उत्पन्न कर एक प्रबंधक को समस्या का समाधान करने में सहायता करता है। सामूहिक प्रयास की बात हो रही है, अभी मैंने आपको बताया। डेल्फी तकनीक नहीं, ढर्रे से अलग चिंतन नहीं, नामिक समूह तकनीक या नॉमिनल ग्रुप नहीं, ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी जब आप ग्रुप में काम कर रहे हो तो सबको कह दो भाई अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, अपने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और देखो इस समस्या का समाधान क्या निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहां पर हो सकता है आपको थोड़ा अभी तक वॉइस में थोड़ी खरखराहट भी देखने को मिल रही होगी। सॉरी फॉर, मैंने इसमें ध्यान नहीं दिया क्योंकि नॉइज़ कैंसिलेशन ऑन करना शायद भूल गया था, या शुरू में ऑन किया था लेकिन बीच में शायद कहीं ऑफ हो गया ऑटोमेटिक। इसके लिए रियली सॉरी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। थोड़ा फोकस करके दोस्तों सुन लेना, मैंने अभी ध्यान दिया तो तुरंत माइक मैंने चेंज किया है। चलिए, तो यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग का पॉइंट हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे व्याख्या पढ़ लो। मस्तिष्कीय झंझायन का मतलब होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग, एक ऐसा उपयुक्त सामूहिक प्रयास होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वैकल्पिक विचारों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की तलाश कर समस्या का समाधान किया जाता है। तो ये कुल मिला के क्या होता है कि हर एक व्यक्ति अपने अपनी बातों को रखता है, अपने अपने सॉल्यूशन को रखता है, फिर उनमें देखा था कि कौन सा बेस्ट हो सकता है, तो उस पर हम काम करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आप देखो कि लॉजिकल और एनालिटिक एबिलिटी आ रही है। जैसे क्रियाओं, परिणामों और आनुषंगिकताओं की धारणा जो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो, इसे क्या जानते हैं? जब अगर हमारा कोई भी एक्ट या आउटकम्स या आनुषंगिकता की जो धारणा होती है जब वो किसी विशिष्ट विकल्प से संबंधित हो तो इसे हम डिसीजन फ्रेम कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसीजन फ्रेम कह देते हैं। कहीं कहीं पे आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आपको उसके लिए भी तैयार रहना है कि ताकि वो रट लो, फिर आगे पूछे तो आपको वही उत्तर लेना है। निर्णय निर्माण में त्रुटियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग करते हैं। निर्णय के निर्माण में जो भी हम डिसीजन बनाते हैं, यानी कि जो भी हम डिसीजन करते हैं, उसमें अगर कोई त्रुटियां हो रही है तो क्यों हो रही है? क्योंकि हम उसे केवल स्वतः शोध का उपयोग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वतः शोध का मतलब हो गया कि केवल उस निर्णय को लेने से पहले बस हमने अपने विचार में सोचा, अपने दिमाग में सोचा, बाकी लोगों से हमने बात ही नहीं की, बाकी अपने टीम मेंबर से बात ही नहीं की, इसीलिए हमने स्वतः शोध किया और उस वजह से हमारा प्रॉब्लम हो गया। तो हम इसमें क्या देख सकते हैं कि क्या कारण हो सकता है? क्या वो अनियोजित ढंग से करते हैं, अव्यवस्थित ढंग से करते हैं, उस सीमा से परे करते हैं जिसके लिए उन्हें बनाया गया, या अन्य पक्षों पर ध्यान दिए बिना? तो भाई जब अन्य पक्ष का मतलब ही हो गया कि जब हमने अन्य सदस्यों की बातों को इग्नोर कर दिया या अन्य सदस्यों पर ध्यान ही नहीं दिया तो कहां से भैया आ जाएगा, कहां से आ जाएगा? वो डिसीजन फिर सही नहीं आएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जब भी फैमिली में कोई डिसीजन होता है तो हमेशा डिस्कशन किया जाता है, मम्मी से, पापा से, भाई से, भाभी से, भैया से, बहन से, सबसे डिस्कशन किया जाता है कि मैं ये एक डिसीजन लेने जा रहा हूँ, आप लोग इसके सही और गलत बातों को बता दीजिए, हो सकता है आगे चल के मुझे ये समस्याएं न हो। तो ये वही चीज़ है कि जब आप अन्य पक्षों का ध्यान दिए बिना ही कोई डिसीजन करते हो तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है। निर्णय एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया होती है भाई। डिसीजन लेना ना बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही टफ काम होता है, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाएं एक निश्चित अनुक्रम में व्यवस्थित होती हैं, और यदि हम निर्णय निर्माण स्वतः शोध का उपयोग अन्य संबंधित पक्षों पर ध्यान दिए बिना करते हैं तो निर्णय निर्माण में विभिन्न प्रकार की त्रुटियां उत्पन्न हो जाती हैं। अब यहाँ पे देखो ये रीजनिंग आ गई शुरू, और रीजनिंग हालांकि हम यहाँ पे नहीं सॉल्व करेंगे, अभी जो नॉर्मल होगी उसे हम करेंगे क्योंकि जो टाइम टेकन होगी उसे हम नहीं करेंगे। अब जैसे ये देख रहे हो ये पूरी टाइम टेकन है। अगर हम यहाँ पे सामान्य मानसिक योग्यता देख लें कि निम्न श्रेणी में लुप्त संख्या बताइए, तो जरा बता दो जल्दी से। अगर आप लोग रीजनिंग तो कर ही रहे होगे ना, तो यहाँ देखोगे क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है एक तरीके से, अगर आप देखोगे 27 और 3 216, देखते ही समझ में आ रहा है 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, तो 216 किसका क्यूब है? क्योंकि क्यूब वाली वैल्यू पहले लिखी गई है, तो 6 का क्यूब होता है 6 छंग 36 और 36 छंग 216, तो 6 आंसर आ जाएगा इसका। इस तरीके से आप सीधे कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो लिख रहा है इलाहाबाद, और इलाहाबाद को क्या लिख दिया? दबा लिया, अर्थात इसका अपोजिट क्रम लिख दिया गया। वैसे वाराणसी को भी कर दो। अब देखो इलाहाबाद को अगर आप अपोजिट लिखोगे ALLAHABAD, अपोजिट लिख दिया। ठीक इसी तरीके से वाराणसी को अपोजिट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका आंसर डी, बस डायरेक्ट अपोजिट किया गया। इसी तरीके से मैंगो को इस तरीके से कुछ लिखा गया। एप्पल को अगर आप देखोगे तो मैंगो को एम वगैरह इसमें गायब हो गया, एन गायब हो गया, यानी अपोजिट तो नहीं लिखा गया लेकिन कोई वैल्यू चेंज की गई होगी। जैसे एम से ओ पे आने पे 2 वैल्यू बढ़ाई, ए से सी पे आने पे 2 वैल्यू बढ़ा दी, एम से पी पे आने पे 2 वैल्यू बढ़ी। तो इस तरीके से हर एक अल्फाबेट की 2-2 वैल्यू अगर आप बढ़ाते जाओगे तो आपको ग्रीन मिल जाएगा, यानी मैंगो क्या हो गया? हाँ, CRRNG, ये हो जाएगा। अब यहां पे आ जाओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब यहां पे कथन कारक की बात करेंगे। अब इसमें आपको फिर अपने दिमाग का लॉजिक लगाना पड़ेगा, और क्या लॉजिक लगाओगे भाई? चलो शुरू कर लेते हैं। कह रहा है कि वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है।
देखो यहाँ पे एक तो केवल जैसा वर्ड जो है ना वो बहुत खतरनाक होता है दोस्तों, बहुत ही खतरनाक होता है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे अगर आप स्टेटमेंट देख रहे हो, कह रहा है कि वकील लोग केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं, शोभा बहुत गोरी है। मैं मान लेता हूँ कि शोभा बहुत गोरी और बहुत सुंदर लड़की होगी और हो सकता है उसका वकील से विवाह भी हुआ हो, लेकिन ये जरूरी तो नहीं है ना कि केवल और केवल गोरी लड़कियों से विवाह करेंगे। ऐसे आपने बहुत सारे ऐसे वकील देखे होंगे जो स्मार्ट हैं, नहीं है, गोरे हैं, काले हैं, कैसे मुझे नहीं पता, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उन्होंने गोरी लड़की से शादी की हो। अगर मान लो खुद जो है कि रसगुल्ला है तो कैसे वो सफेद रसगुल्ले की डिमांड कर सकता है अगर वो गुलाब जामुन है तो, है ना? बहुत किस्मत से होता है, जैसे कहते हैं ना सरकारी नौकरी का चमत्कार, वो अलग चीज है भाई। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, अगर हम निष्कर्ष की बात करें कि शोभा का विवाह किसी वकील लड़के से हुआ होगा, कह सकते हैं कि बिल्कुल हुआ होगा भाई। और शोभा का विवाह किसी वकील से नहीं हुआ है, ये भी बात सही है। कि अगर हम ये मान के चलें कि वकील केवल गोरी लड़कियों से विवाह करते हैं तो ये बात तो गलत हो गई केवल वर्ड से। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। तो आइदर वन या आइदर टू, यानी कोई एक फॉलो कर सकता है, या तो एक या तो दो। अब जैसे यहां लिख रहा है, कथन के अनुसार वकील लोग गोरी लड़की से विवाह करते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि सारी गोरी लड़कियां वकीलों से ही विवाह करेंगी। गोरी लड़की वकील से विवाह कर भी सकती है और नहीं भी। शोभा एक गोरी लड़की है तो हो सकता है उसने वकील से विवाह कर भी सकती है और नहीं भी। मान लो उसको मन नहीं किया, वो समझ गई कि भाई मुझे तो पीसीएस अधिकारी मिल रहा है तो मैं उससे शादी करूंगी, या मुझे आईएएस मिल रहा है तो मैं उससे शादी करूंगी, या अपने लव अफेयर से शादी करूंगी। तो ये डिपेंड करेगा। अब यहां पे आ जाओ, इस प्रश्न को देख लो। सभी लड़के ईमानदार हैं और सुरेंद्र एक ईमानदार है। तो भाई सभी लड़के अगर ईमानदार हैं तो सुरेंद्र ईमानदार है। इसको अगर आप देखोगे क्या कह रहा है, लड़कों को अलग करो, ईमानदारी को अलग करो। ठीक है, और सुरेंद्र अगर फोकस करोगे तो इसमें ईमानदारी वाली बात पे की जा रही। तो ईमानदार अगर एक बड़ा सा बॉक्स हो गया तो इसमें लड़के, और लड़कों में भी सुरेंद्र अलग हो गया। लड़कों के अंदर सुरेंद्र नहीं रख सकते थे, तो इसीलिए यहाँ पे न तो एक न तो दो। कैसे होगा? अगर आप इसको देखोगे रीजनिंग वाले में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग 150 रूल्स वाले के अकॉर्डिंग कराते हैं, 150 रूल्स के अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पे अगर मैं उसे कराने लग गया तो काफी टाइम जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन में ही केवल 10 मिनट चले जाएंगे पूरे रूल्स को समझाने में। तो आप लोग रीजनिंग में करिएगा। अब देखिए ये सब भी रीजनिंग का, ये ब्लड रिलेशन हो गया। ठीक है, अब ये सारे प्रश्न जो हैं वो ब्लड रिलेशन के हो गए या इस तरीके के रीजनिंग हो गए। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट हिंदी। अब जैसे ब्लड रिलेशन जब हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, तो इसके बाद जो है कि मतलब जो आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो रही है, फिर इसके बाद ये मैथ आ रही है, तो मैथ को भी हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें केवल जो मेन चीज़ें हैं उस पर हमें फोकस करना है। अब जैसे हम हिंदी की बात करेंगे, सीधी सीधी बात है। ठीक है, हिंदी में अगर हम पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, 59 से 62 तक के प्रश्न को देखेंगे। मनुष्य की समस्याएं दो प्रकार की होती हैं। ठीक है भैया, एक समस्या शरीर की होती है जिसका समाधान रोटी और वस्त्र और अन्य आदि भौतिक सुविधाएं मानी जा सकती है, किंतु सब प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख है। जैसे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सारी सुविधाएं लेकिन फिर भी वो दुखी है। क्यों दुखी है भैया? क्योंकि सभी प्रकार से सुखी मनुष्य भी दुख, वैमनस्य, रोग, शोक, जरा, मरण का शिकार होता है। इस समस्या का समाधान न तो रोटी कर सकती, न वस्त्र, न मोटर, न महल। मतलब हर व्यक्ति को बूढ़े होना ही होना है, हर व्यक्ति को बुढ़ापे में बीमारी होनी है, हर व्यक्ति के कोई ना कोई शोक होगा ही होगा, या हर व्यक्ति जो है कि मरण की अवस्था को प्राप्त करेगा ही करेगा। और इसका समाधान कोई महल, रोटी, कपड़ा नहीं कर सकता है। प्राचीन और मध्यकालीन विश्व शारीरिक समस्याओं से अधिक अपनी आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानते थे। यानी कि जो प्राचीन और मध्यकाल में अगर आप देखोगे तो विश्व के जितने भी लोग थे वो भौतिक सुविधाओं की तरफ नहीं भागते थे। अगर भौतिक सुविधा की तरफ भागते तो कहीं ना कहीं हमारा जो आधुनिक युग हम देखते हैं 1600 शताब्दी के बाद, वो बहुत पहले ही हो चुका होता है। लेकिन पहले के समय में हम क्या देखते हैं? पूजा पाठ, आध्यात्म, ईश्वरीय शक्ति, इनकी बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो आध्यात्मिक जीवन को लेकर बहुत चिंतित रहते थे। और उस समय आध्यात्म विद्या का सभी देशों में विकास हुआ। मनुष्य मानने लगा कि जो सत्य प्रयोगशाला में परखा नहीं जा सकता, डॉक्टर के स्टेथोस्कोप और सर्जन की छुरी से छुआ नहीं जा सकता, वह या तो सत्य ही नहीं है अथवा तो ऐसा है जिसकी ओर मनुष्य का ध्यान ही नहीं देना चाहिए। और विज्ञान ज्यों ज्यों नई विजय प्राप्त करता गया त्यों त्यों अधिकाधिक मनुष्य उसके भक्त बनते गए। यहाँ तक कि आध्यात्मवादियों को भी आवश्यकता अनुभूत होने लगी कि अपनी बातों को वे जहां तक संभव हो विज्ञान की भाषा में रखें। किंतु विज्ञान की वृद्धि से भी मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर नहीं हुई। यानी जो मनुष्य की यूनिवर्सल प्रॉब्लम है, मरना है ही है, बूढ़ा होना ही होना है,
हालांकि अब तो बहुत सारे क्लोन ऐसे बन रहे हैं, रोबोट बन रहे हैं कि व्यक्ति को बूढ़ा होने से बचा रहे हैं, लेकिन फिर भी अभी तक व्यक्ति उनसे दूर नहीं हो पा रहा है, उन समस्याओं को दूर नहीं कर पा रहा है, और वह आज भी दुखी है। वह आज भी रोग, शोक, जरा, जरा मतलब बूढ़ा, मरण मतलब मरना, इनका शिकार होता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहले जिन सुखों की लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे, उन सुखों के सैल पर बैठा हुआ मनुष्य भी चंचल, विड़स, विषण, अशांत है, और उतना अशांत जितना पहले के युग में शायद ही कोई रहा हो। अतएव चिंतकों की यह प्रतिक्रिया हुई कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है, क्योंकि विज्ञान से शरीर चाहे जितना भी सुखी हो जाए, आंतरिक संतोष में वृद्धि नहीं होती, उल्टे दिनों में उसकी मात्रा घटती जाती है। आप कितना भी आईफोन यूज कर लो, आप कितना भी जो है कि रोबोट यूज कर लो, आप कितना भी एआई का प्रयोग कर लो, आप कुछ भी कर लो, आप आईएएस अधिकारी कुछ भी कर लो, आपके अंदर जो मन में चंचलता है, जो मन में संकट है, वो कभी खत्म नहीं होगा। यानी विज्ञान भी, नौकरी भी आपका कुछ भौतिक सुख प्रदान कर सकती है, आध्यात्मिक सुख नहीं प्रदान कर सकती। इसी पे प्रश्न कहा जा रहा है कि विज्ञान का सत्य किस पर आधारित है? प्रयोगशाला में परीक्षण पर आधारित है। बिल्कुल। विज्ञान की सीमा क्या है कि वह पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान नहीं कर सकता। अगर पूर्ण आत्मिक संतोष प्रदान करता तो आज जो बाबा, संत, भक्त हैं, इनकी परंपरा समाप्त हो चुकी थी। आज लोग मंदिर में जाके अपना सर नहीं पटकते भगवान के सामने, एक पत्थर की मूर्ति के सामने। इसका मतलब विज्ञान हर चीज का समाधान नहीं कर रहा है। उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार क्या हो सकता है? अगर हम देखें, विज्ञान की उन्नति से मनुष्य की शाश्वत समस्याएं दूर हो गई। ऐसा तो नहीं है, शाश्वत समस्याएं तो नहीं दूर हुई भाई। आज भी व्यक्ति बूढ़ा हो रहा है, आज भी व्यक्ति मर रहा है। मानव समाज आज पहले की अपेक्षा अधिक सुखी और शांत है, ऐसा कुछ नहीं है। आज भी वो परेशान है। जिन सुखों की कल्पना कभी नहीं की जा सकती थी, आज वह सबको सुलभ है। सबको कहाँ है भाई? कुछ ही लोगों को तो सुलभ है, पैसे वालों को सुलभ। मनुष्य की सभी समस्याओं का समाधान विज्ञान भी नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यही तो स्टेटमेंट कंक्लूजन निकाला चिंतकों ने। अगला प्रश्न है, प्राचीन और मध्यकालीन विश्व की जीवन के विषय में चिंतन दृष्टि क्या थी? प्राचीन समय में, मध्यकालीन, कि वह शारीरिक समस्याओं से अधिक आध्यात्मिक समस्याओं को प्रमुख मानते थे और उन पे ही ज्यादा ध्यान देते थे, उनके समाधान करने के लिए ही। तो ये भी सही है। अब चलते हिंदी में कुछ और चीजों को पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन तत्पुरुष समाज का उदाहरण नहीं है? तो तत्पुरुष समाज की अगर हम बात करें तो पहले हमें देखना होगा कि इसका उत्तर हो जाएगा आजन्म, जबकि राजकुमार, यज्ञ, वेदी, ग्रामवासी, यहां लिखा है कि आजन्म शब्द का तात्पर्य है जन्म तक अथवा जन्म पर्यंत, जो अव्ययी भाव समाज से संबंधित है। इस समाज के अनुसार किसी शब्द में पूर्व पद प्रधान होता है और सामासिक पद का समास पद अव्यय होता है, तो इसको हम अव्ययी कहते हैं। ठीक है, जन्म से पहले जो आ शब्द लग रहा है उसकी तुलना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिर से पानी गुजर जाना, सिर से पानी गुजर जाने का मतलब होता है सहनशीलता की सीमा टूट जाना, यानी कि टॉलरेंट करने की अब सीमा खत्म हो जाती है, सहनशीलता समाप्त हो जाती है। ग्रस्त का विपरीत क्या होता है? ग्रस्त का मतलब होता है मुक्त। जैसे कहते हैं आप रोगग्रस्त हो या रोग मुक्त हो, तो आप रोग मुक्त हो। ठीक है। और अगर हम बात और करें कि लुप्त शब्द का विपरीत क्या होगा? व्यक्त। जैसे लुप्त मतलब छिपा हुआ, व्यक्त मतलब प्रेजेंट करना। और ग्राह्य का मतलब क्या होगा? त्याज्य। अगर आप किसी चीज को ग्रहण कर रहे हो तो उसकी जगह आप त्याज्य दो। और सुप्त का क्या होता है? जागृत, यानी सुप्त मतलब जो सुसुप्त है, जो शांत है, उसके लिए जागृत शब्द हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द तद्भव नहीं है? तद्भव का मतलब क्या होता है? जो हिंदी में बिगड़ा हुआ रूप हो चुका है। तत्सम तो वही होता है जो संस्कृत की तरह होते हैं, लेकिन हिंदी में बिगड़े हुए रूप होते हैं, तद्भव। जैसे तस्कर, हाथ, पत्ता, अंधेरा। अब जैसे अंधेरा भी क्या हो गया? तद्भव हो गया। पत्ता भी क्या हो गया? तद्भव हो गया। हाथ क्या हो गया? क्योंकि हाथ का तत्सम क्या होता है? हस्त, तो ये भी हो गया। लेकिन तस्कर नहीं है। तस्कर क्या है? तत्सम है। यहां देख लेते हैं, लिख रहा है केवल तस्कर शब्द तत्सम का रूप है, जबकि पत्ता, हाथ, अंधेरा का जो तद्भव होगा, पत्ते का क्या होगा? पत्ते का हो जाएगा पत्र, हाथ का हस्त, अंधेरे का अंधकार। ये हो जाएंगे जो पत्र, हस्त, अंधकार, ये आपके तत्सम हो जाएंगे। अलमारी किस विदेशी भाषा का शब्द है? भैया अलमारी पुर्तगाली लेके आए थे, वास्को डिगामा लेके आया था ये शब्द। द्विज के अनेकार्थी शब्दों में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है? देखो, द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, क्योंकि द्विज जो संस्कार होते थे उसमें 3 वर्गों का होता था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। शूद्रों का द्विज संस्कार नहीं होता था। द्विज मतलब आपके दांत, जो दूसरी बार जो दांत जन्म लेते हैं। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो उसके 2-3 साल तक एक दूध वाले दांत होते हैं, जब वो टूट जाते हैं तो दोबारा जो जन्म लेते हैं दांत, दोबारा जो दांत उगते हैं उसके मुंह में, उसे हम द्विज दांत भी कहते हैं। पक्षी को भी हम द्विज कहते हैं, लेकिन विदेह को नहीं कहते। विदेह इसका नहीं होता है। जबकि अगर आप देखोगे द्विज के अनेकार्थी पक्षी, दांत, चंद्रमा, अंडज, ये सभी ब्राह्मण भी होता है इसमें। यहाँ पे फिर देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य शुद्ध है? शुद्ध में आपको हर चीज को देखना होता है। जैसे अगर आप देखोगे, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। ठीक है, यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण देश भर में निराशा छा गई। अब यहाँ पे देश के साथ भर लगाने की जरूरत नहीं, संपूर्ण देश में निराशा छा गई, यही
हो जाता सही। भाई ने भाई के साथ सलाह की, ठीक है, भाई ने भाई से सलाह की, भाई के साथ नहीं करेगा तो भाई के है ना, तो भाई ने भाई से सलाह की। कृपया पत्रोत्तर शीघ्र दे, यानी पत्र का उत्तर शीघ्र ही दे, ये बात बिल्कुल सही है। अब यहां पे अगर लिखा है यह व्यर्थ बात करने से कोई लाभ नहीं, अगर मैं कहूं कि व्यर्थ अगर शब्द हटा दूं तो भी तो अर्थ ये निकल रहा है यह बात करने से कोई लाभ नहीं, यानी किसी न किसी फालतू बात हो रही होगी, फिजूल बात, तो आप इस तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? आधीन नहीं होता है, क्या होता है? आधीन नहीं होता बल्कि अधीन होता है, ठीक है। और व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक होता है। देखो व्यवहारिक, सॉरी ये लिखा है व्यावहारिक, व्या मतलब या पे की मात्रा। और ये मिष्ठान नहीं होता बल्कि मिष्टान होता है, ट बनता है। जबकि अत्यधिक, ये बिल्कुल सही वर्तनी है, अत्यधिक। अगला प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? भाई किरण का पर्यायवाची, किरण मतलब रश्मि भी होता है, दीप्ति भी होता है, मरीचि भी होता है, लेकिन पुष्कर नहीं होता है। पुष्कर किरण का नहीं बल्कि तालाब का होता है, पुष्कर तालाब होता है ना, तो उसका होता है। जबकि किरण का आप देखो मरीचि, रश्मि, दीप्ति, अंशु, कर, मयूख, ये सभी होते हैं। राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? भाई राम लिखवा रहा है पत्र, किससे? लक्ष्मण से, तो ये एक प्रेरणा दे रहा है, एक प्रेरणात्मक क्रिया है, आपको पूर्णकालिक क्रिया नहीं है। अभी पत्र लिखी नहीं गई है, कंप्लीट नहीं हुई, बल्कि लिखवा रहा है। संयुक्त क्रिया भी नहीं है और अपूर्ण क्रिया भी नहीं है, तो ये क्या हो गया? प्रेरणात्मक क्रिया हो गई। अब यहां समझ लो पूरे इस वाक्य को कि प्रेरणात्मक मतलब प्रश्नगत वाक्य में प्रयुक्त क्रिया क्या? प्रेरणात्मक है। इसका मतलब होता है जब कर्ता द्वारा स्वयं न कार्य करके किसी दूसरे को तत्संबंधी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है। और उपयुक्त दिए गए वाक्य में राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, में राम स्वयं न पत्र लिख के लक्ष्मण से लिखवाता है, इसीलिए इसको प्रेरणात्मक भी कहा जाता है। आगे देखते हैं आयव। आयव शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है? तो ये हो जाएगा आपका ब्रज में, जो वृंदावन में बोली जाती है। आयो ब्रज भाषा से उद्गमित है और इसका प्रयोग मथुरा, आगरा, हाथरस, एटा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, बदायूं, बरेली आदि जनपदों में होता है। ब्रज भाषा खड़ी बोली के विशिष्ट रूप में होती है। मूक की अगर हम बात करें तो मूक का विलोम क्या होता है? तो मूक का विलोम हो जाता है आपका वाचाल। मूक मतलब कुछ भी नहीं बोलना और वाचाल मतलब सबसे अधिक बोलना। जबकि यहाँ पे अल्पभाषी मतलब कम बोलना, मृदुभाषी मतलब प्यार से बोलना, कटुभाषी मतलब कड़वे वचन बोलना। तो ये हो गया दोस्तों आज की क्लास। और आपके आगे इंग्लिश के जो आपको खुद करने हैं, या इंग्लिश अगर नहीं आती तो आप छोड़ के भी जा सकते हो। रीजनिंग, हिंदी, पर्सनल कम्युनिकेशन जो होता है, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, अगर इन्हीं सारी चीज़ों को आप अच्छे से कर लोगे तो आपका सीसेट क्वालिफाइड हो जाएगा। और इंटरपर्सनल स्किल के लिए जो मैं क्लास लगातार आपको दे रहा हूँ सीसेट की, आप उस पर ही बस अच्छे से काम कर लो, आप टेंशन फ्री हो जाओगे, आपका ये सही हो जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना है, और चैनल पे पहली बार हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।